नाज़रीन, अभी 1 घंटे पहले एएफपी ने ब्रेकिंग दी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उनकी मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी तय नहीं हुआ है कि अमेरिका के साथ अगले मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। अमेरिका डिप्लोमेसी के बारे में सीरियस नहीं है। अब सीज़ फायर ख़त्म होने में 1 से 1.5 दिन रह गया है। ट्रंप कह रहा है कि अब मैं बम गिराऊंगा। ईरान कह रहा है कि अभी तक तय ही नहीं हुआ है कि हम आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। ये कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है। तो ये खबर बेसिकली उन लोगों के लिए है, मुझ समेत, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब ईरानी टीम ऐलान करेगी कि वो पाकिस्तान आ रही है। अमेरिकन टीम ने तो ऐलान कर दिया, अलबत्ता पाकिस्तान में तैयारियां मुकम्मल हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी है और अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश है। बिलाखिर ईरानी टीम, ईरानी वफ्द पाकिस्तान आएगा और हर हाल में आएगा। अगले चंद घंटों में इस राज से पर्दा उठ जाएगा नाज़रीन, और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अब अगला सवाल है, इस वीडियो के 2 पहलू हैं। पहले ये कि मैं आपका तारुफ करवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो ईरान पर असल में हुकूमत कर रही है। उसका नाम आपने नहीं सुना होगा, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वो अभी तक पर्दे पे, मीडिया पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे आए भी नहीं है। अब सवाल ये है दोस्तों, अगर जंग शुरू हो जाती है दोबारा तो कौन जीतेगा? ये और इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला हथियारों से होगा दोस्तों। अमेरिका के पास इस 40 दिन की जंग के बाद कितने हथियार बचे हैं, इसराइल के पास कितने हथियार हैं, और इन 40-50 दिनों की बॉम्बिंग के बाद ईरान अभी भी कितना केपेबल है। एक जायजा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है, जो कि मैं आपके सामने रखूंगा वीडियो के अगले हिस्से में। सबसे पहले कि ईरान में असली फैसले कौन करता है? सदर पेजेश्किन सुप्रीम लीडर हैं, मुश्तबा खामनाई, क्या वो करते हैं या कोई और कर रहा है इस वक्त? तो आज की वीडियो में दोस्तों इंशाल्लाह ये सब समझेंगे। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त आपसे ये है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं और बहुत सी वीडियोस मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वीडियो मिस ना करें। अच्छा देखिए, ईरान में असली ताकत किसके पास है? एक नाम है, वो है अहमद वाहिदी। ये नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये शख्स इस वक्त ईरान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। याद रखिए नाम, अहमद वाहिदी। वाहिदी कौन है? बेसिकली ये IRGC यानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ हैं। 1 मार्च 2026 को इनको अपॉइंट किया गया था, जंग शुरू होने के 2 दिन के बाद। इनसे पहले थे मोहम्मद पाकपोर, ये IRGC चीफ थे। फरवरी 28 जब पहला हमला होता है अमेरिका और इसराइल का ईरान पर, उन हमलों में ये शहीद हो गए थे। पाकपोर से पहले थे हुसैन सलामी, ये जून 2025 में जो इसराइल ने हमले किए थे ईरान पर, ये उसमें शहीद हो गए थे। वाहिदी IRGC के तीसरे चीफ हैं 1 साल के अंदर अंदर। इनकी कहानी क्या है नाज़रीन? 1979 में जब इनकलाब ईरान आया या इस्लामी इनकलाब आया, उसके फ़ौरन बाद इन्होंने पासदाराने इनकलाब ज्वाइन कर लिया था। 1988 से 1997 यानी 88 से 97 तक ये कुद्स फोर्स के पहले कमांडर थे। कासिम सुलेमानी जो कि 2020 में शहीद हुए थे, इन्होंने बेसिकली कासिम सुलेमानी ने वाहिदी की जगह ली थी। मतलब वाहिदी ने कुद्स फोर्स खुद बनाई थी, खुद एस्टैब्लिश की थी। फिर क्या हुआ? 2009 से 2013 तक डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं अहमदी नैयाद के दौर में। 2021 में इनको वजीर दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाता है रईसी के दौर के अंदर, इब्राहिम रईसी के दौर के अंदर, जो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। ये दोनों पोजीशंस मिलिट्री और सिविलियन दोनों के एक्सपीरियंस इनको हासिल है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है, वाहिदी जो है ये इंटरपोल की वांटेड लिस्ट पर भी हैं 2007 से। अर्जेंटीना ने इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया हुआ है 1994 की एमिया बॉम्बिंग के लिए। AMIA बॉम्बिंग हुई थी ब्यूनस आयरेस, जो कैपिटल है अर्जेंटीना का। वहां पर जो ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर था, वहां पर हमला हुआ था, 85 लोग मारे गए थे। अर्जेंटीना प्रोसिक्यूटर है अल्बर्टो निस्मान, उन्होंने कहा था कि यह हमला ईरानी हुकूमत की सबसे ऊंची सतह पर तय हुआ था। उस वक्त जो सबसे ऊंची सतह थी ईरानी हुकूमत की, वो थी कुद्स फोर्स, और कुद्स फोर्स के कमांडर थे अहमद वाहिदी। अब आपने समझ लिया दोस्तों कि इनका प्रोफाइल क्या है। अब आप इनके बारे में काफी हद तक जान गए होंगे। अब समझिए ये इतने पावरफुल क्यों है नाज़रीन। ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया, लेटेस्ट रिपोर्ट शो दैट वाहिदी इज प्रैक्टिकली कंट्रोलिंग द कंट्री, ब्लॉकिंग द अटेम्प्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट पेजेश्किन टू अपॉइंट अ न्यू इंटेलिजेंस मिनिस्टर। ताज़ा रिपोर्ट्स दिखाती हैं, और ये कौन कह रहा है? ईरान इंटरनेशनल नामी खुद न्यूज़ आउटलेट और अखबार कह रहा है। ताज़ा रिपोर्ट ये दिखाती हैं कि वाहिदी अमलन मुल्क पे कंट्रोल हासिल कर चुके हुए हैं। सदर पेजेश्किन की कोशिशों को रोक रहे हैं, क्योंकि सदर पेजेश्किन जो है वो नया इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, जिनको वाहिदी अपॉइंट नहीं होने दे रहे। विकिपीडिया के मुताबिक वो लिखता है, ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग हुसैन दगदान वर रिजेक्टेड बाय वाहिदी। ही इंसिस्ट्स दैट ड्यूरिंग वॉर टाइम ऑल क्रिटिकल एंड सेंसिटिव लीडरशिप पोजीशंस मस्ट बी डिसाइडेड बाय द IRGC। सदर ने नाम दिए, लिस्ट दिए, तमाम कैंडिडेट्स की लिस्ट दी, बशमूल हुसैन दहगान। वाहिदी ने रिजेक्ट कर दिया और ये कह के रिजेक्ट किया कि जंग के दौरान जितनी भी अहम और हसास ओहदे हैं वो पासदाराने इनकलाब ही तय करेगी। PJ मीडिया ने लिखा है, वाहिदी और उनका इनर सर्कल सबसे ऊपर आ चुका हुआ है ईरानी हायरार्की के अंदर, और अब सिर्फ फौजी जो हैं वो ईरान के, वही उनको आंसर्स नहीं करते, बल्कि मुल्क की जो पॉलिसी साज है वो भी वाहिदी को आंसरेबल है, उनको जवाब दे हैं। ISW इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक वाहिदी अटेम्प्टेड टू इंसर्ट SNSC सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्गदर इनटू द ईरानियन नेगोशिएशन टीम इन इस्लामाबाद डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम गालिबाफ एंड अराक्ची। यानी वाहिदी ने, जुल्कदर का नाम आपने सुना होगा, ये भी बड़े अहम फिगर है, इनके बारे में कभी दोबारा बात करेंगे। उन कोशिश बहुत की कि उनको भी इस वक्त में शामिल किया जाए जो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आया था, लेकिन गालिबाफ ने और अराक्ची ने एतराज़ किया। उसके बावजूद
अगर आप नोट करें तो जो मोहम्मद बाकर जुल्कदर हैं उनको इंसर्ट किया गया, वो शामिल हुए। अल जजीरा के अली अल्फ्रोनी ने लिखा है कि वाहिदी इज अ कैपेबल ब्यूरोक्रेट हुज बैकग्राउंड मेक्स हिम अ की वॉर टाइम लीडर एंड एन आइडियल चीफ कमांडर ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड। अब नाज़रीन, मैं आपको हुर्मुज़ के मसले पे लेकर आता हूं और यहां से आपको पता चलेगा कि अहमद वाहिदी कितने मजबूत है और असल फैसले वो कर रहे हैं। हुर्मुज़ के ऊपर जुम्मे को फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने लिखा हुर्मुज़ खुला है, बयान भी दे दिया, ट्विटर पे लिख भी दिया कि हुर्मुज़ खुला है। 24 घंटे के अंदर अंदर, अब जरा बयान सुनिएगा, IRGC ने हुर्मुज़ फिर बंद कर दिया। इंडियन टैंकर्स पर गोली तक चलाई। आपने खबर सुनी होगी कि जो इंडियन टैंकर्स पर गोली चली थी, ये क्यों हुआ? पीजे मीडिया के एनालिसिस के मुताबिक जो है द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वाज टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम पीपल हु वर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव देम द कंफ्यूजन वाजंट chaos, इट्स द सिस्टम वर्किंग एज डिजाइन। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची उन लोगों से ऑर्डर ले रहे थे जिनके पास ऑर्डर देने की ताकत ही नहीं है। कंफ्यूजन chaos नहीं है, सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है जैसे डिजाइन किया गया। डिजाइन क्या है कि IRGC मुल्क चलाएगी और इसके जवाब में जो IRGC नेवी ने ब्रॉडकास्ट किया, VHF ब्रॉडकास्ट किया, अब वो सामने भी आ गया। आपको पता है VHF क्या होता है? IRGC की जो कम्युनिकेशन थी वो सामने आ गई। अब सुनिए क्या कहते हैं। ओपनिंग द स्ट्रेट विल बी एट द ऑर्डर ऑफ खामनाई एंड नॉट सम इडियट। ये IRGC ने कहा कि हुर्मुज़ खोलना खामनाई के हुक्म पर होगा, मुश्तबा खामनाई के हुक्म पर हुर्मुज़ खोलेंगे, किसी अहमक के कहने पर नहीं। यानी बेसिकली रिपोर्टेडली इडियट से मुराद फॉरेन मिनिस्टर अरागची हैं, उनको अहमक कहा जा रहा है। आप समझ रहे हैं कितनी पावर रखता है IRGC और IRGC का कमांडर। अरागची डिप्लोमेट है, वो डील चाहता है। वाहिदी जो है वो पासदारान का चीफ है, वो कमजोरी दिखाना नहीं चाहता दुश्मन को, वो ताकत दिखाना चाहता है। दोस्तों, अब नजर यहां पर आ रहा है जो हालात है कि वाहिदी जीत रहा है, क्योंकि ईरान जिस जिद पे अड़ा हुआ है, जिस तरह से अपनी बात पे कायम है, अगर डिप्लोमेट्स के हाथ में होता तो शायद ये ना होता। ये वाहिदी ही है जिसने ईरान को जो है वो जमा के रखा हुआ है अपनी बात के ऊपर। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से पे कि अगर जंग होती है तो किसके पास क्या बचा है। ये बहुत अहम चीज़ है। मैं पहले मुताबिक वीडियो में बता चुका हूं कि किसके पास क्या है, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। 40 दिन हो चुके हैं जंग को, किसके पास क्या बचा है। सबसे पहले बात करते हैं टॉमाहॉक मिसाइल्स की। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि मोर देन 850 टॉमाहॉक मिसाइल्स हैव बीन फायर्ड इन जस्ट 4 वीक्स। 850 से ज़्यादा टॉमाहॉक मिसाइल फायर होते हैं 4 हफ्तों में। अमेरिका कितने बनाता है एक साल में? 90 से 100 एक साल के अंदर बनाता है, और 850 उसने 4 हफ्तों में फूंक दिए। मतलब 850 मिसाइल, ये 8 से 9 साल लगेंगे इसकी प्रोडक्शन को कंप्लीट होने में, जो 4 हफ्तों में इन्होंने खत्म किए। बचे कितने हैं? CBS न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 3100 पहले थे, अब तकरीबन 2000 से 2200 इनके पास बच गए हैं अमेरिका के पास। लेकिन यहाँ पर एक और मसला भी है। टॉमाहॉक की जो प्रोडक्शन है वो 2 से 4 साल पहले ऑर्डर करना पड़ती है, तब जाके मिलती है। RTX कंपनी है जो कि अब 1000 साल की प्रोडक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने में 3 से 4 साल लगेंगे। अब आते हैं अगले आर्सनल पे, अगले हथियार पे, JASSMER, इसको जैस्मर भी कहते हैं, जैस्मर मिसाइल्स। ब्लूमबर्ग ने 4 अप्रैल को रिपोर्ट किया था कि अमेरिका ने जंग जो है, यानी द US स्टार्टेड द ईरान वॉर विद 2300 जैस्मर ग्लोबली, अप्रॉक्सीमेटली 425 सर्विसेबल जैस्मर मिसाइल्स रिमेन वर्ल्ड वाइड। अमेरिका ने जो जंग है वो 2300 जैस्मर मिसाइलों के साथ शुरू की थी। अब जो है उसके पास सिर्फ 450 या 425 के करीब रह चुके हैं पूरी दुनिया में। ये 82% है जो अमेरिका चला चुका हुआ है। प्रोडक्शन कितनी है? 396 से 400 मिसाइल एक साल के अंदर। रिप्लेस करने के लिए कितना वक्त लगेगा? ऑलमोस्ट कोई 5 साल लगेंगे एक्स प्रोडक्शन रेट के ऊपर। अब आ जाते हैं पेट्रियट इंटरसेप्टर पे। देखें, अमेरिका के लिए इंटरसेप्टर बहुत जरूरी है। वो हमले तो करता है ईरान पर, लेकिन ईरान के हमले झेलने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए, अपनी बेसिस को बचाने के लिए उसको इंटरसेप्टर चाहिए हैं। पाइन इंस्टीट्यूट के मुताबिक पहले 16 दिनों में 40% थर्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो चुके हैं। करंट प्रोडक्शन है 500 से 650 एक साल के अंदर। लॉकहीड मार्टिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 2000 साल तक पहुंचने का, लेकिन 2000 की प्रोडक्शन पहुंचने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। स्मॉल वॉर्स जर्नल ने लिखा है कि ईरान जंग ने अमेरिका का मिसाइल स्टॉक पाइल जो है वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया है। पहले 16 दिनों में 6000 से ज्यादा स्टॉक पाइल इस्तेमाल हो चुका है। इसमें आधे ATACMS और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स भी शामिल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और एनालिसिस, जो मतलब ये फैक्चुअल बेस्ड एनालिसिस है, CSIS के टॉम कराको ने एक बड़ा कमाल का एनालिसिस किया। वो कहते हैं कि एवरी टॉमाहॉक यूज्ड अगेंस्ट ईरान इज वन लेस दैट कुड बी एम्प्लॉयड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। हर वो टॉमाहॉक मिसाइल जो ईरान के खिलाफ चलाया जाता है वो कम हो जाता है उस स्टॉक पाइल में से, उस जखीरे में से जो चाइना के खिलाफ हमने इस्तेमाल करना था, क्योंकि चाइना के पास अभी सब कुछ बड़ा हुआ है। अब आते हैं इसराइल की तरफ। इसराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो कौन कौन सा है? एरो 2 एंड एरो 3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है डिफेंस सिस्टम के लिए। इसकी प्रोडक्शन कितनी है? 24 बनते हैं एक साल के अंदर। इमरजेंसी एग्रीमेंट हुआ है, ट्रिपल करना है इसको, 24 की बजाय 72 हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत कम है। फिर आता है ईरान का अगला डिफेंस सिस्टम, डेविड स्लिंग के नाम से। इसकी प्रोडक्शन है 400 से 600 एक साल के अंदर, और ये 24/7 स्केड्यूल पे अगर फैक्ट्री चले तो 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन। लेकिन मार्च 2026 में ईरानियन सैचुरेशन अटैक्स में इसराइल ने 150 से ज्यादा डेविड स्लिंग मिसाइल्स चला दिए थे सिर्फ 48 घंटों के अंदर। अगर ये रेट रहा तो साल भर की प्रोडक्शन 4 दिन में खत्म हो जाएगी। स्टॉक लेवल क्या है? एनालिसिस कहती है दिस फॉल्स इनटू अ स्टॉक लेवल क्लासिफाइड एज क्रिटिकल C4, characterized by the inability to sustain a saturation defense for more than 72 to 96 hours without immediate resupply.
ये स्टॉक लेवल क्रिटिकल है। इसका मतलब है कि 72 से 96 घंटे से ज़्यादा सैचुरेशन डिफेंस नहीं झेल सकता। अगर 72 से 96 घंटे तक ईरान मुसलसल बमबारी करे तो जो सप्लाई है इसराइल के पास वो खत्म हो जाएगी नाज़रीन। ये सूरत हाल है। अब मैं आता हूं आपको ईरान की तरफ लेके कि ईरान के पास क्या बचा है इन 40 दिनों के अंदर अंदर। सीएनएन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है अप्रैल 2026। सीएनएन कहता है रफली हाफ ऑफ ईरान्स मिसाइल लॉन्चर्स आर स्टिल इंटैक्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ वन वे अटैक ड्रोन्स रिमेन इन ईरान्स आर्सेनल डिस्पाइट द डेली पाउंडिंग बाय यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स। ईरान की तकरीबन आधी मिसाइल लॉन्चर्स अभी भी सलामत है। इन्होंने मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने की बहुत कोशिश की थी और हजारों ड्रोन्स अभी भी उसके जखीरे में आर्सेनल में मौजूद है। रोजाना की बुनियाद पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बावजूद अब आते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के ऊपर। वो लिखता है एट द टाइम ऑफ द सीजफायर ईरान हैड एक्सेस टू अबाउट हाफ इट्स मिसाइल launchers. In the days that immediately followed, it dug out about 100 systems that had been buried inside caves and bunkers, bringing its stockpile back up to 60% of its pre-war level. मैंने कल के व्लॉग में खबर में दी थी आपको। वो कहते हैं सीज फायर के वक्त ईरान के पास आधे लॉन्चर्स थे। उसके फौरन बाद सीज फायर के 48 घंटों के बाद उन्होंने 100 के करीब सिस्टम्स निकाले जो गारों और बंकर्स में दफन थे, उनको बाहर निकाला। अब ईरान के पास जंग से पहले वाली जो सूरत हाल थी उसका 60% है। अपनी ताकत में ईरान ने 60% मजीद इजाफा कर लिया। और आगे सुनिए, वन दैट वर्क इज डन ईरान कुड रिक्लेम एज मच एज 70% ऑफ इट्स प्री वॉर आर्सेनल। अगर ये सब काम मुकम्मल हो गया जो ईरान कर रहा है तो ईरान के पास तकरीबन 70% ताकत वापस आ जाएगी जो जंग से पहले थी। अब आते हैं ड्रोन्स पे। ईरान हैज अबाउट 40% ऑफ इट्स प्री वॉर आर्सेनल ऑफ ड्रोन्स। 40% इजाफा हुआ है ईरान के पास 40% अभी भी ड्रोन का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? missilestrikes.com एक ट्रैकर है बेसिकली, आप जाके देख सकते हैं। उसके मुताबिक वो लिखता है कोalition की स्ट्राइक्स के बावजूद यानी इत्तेहादियों के हमलों के बावजूद ईरान रोजाना 3.3 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 6.7 ड्रोन्स बना रहा है। सोचिए ज़रा, अभी भी ईरान की कैपेसिटी असलहा बनाने की है। और जो उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, ज़ेर ज़मीन उसकी जो पनागाहें हैं, सोफान सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल सिटी यज़्द के करीब है, 1500 फीट गहरा है और वो इतना बड़ा है कि उसके पास अगर आप बमबारी कर भी दें तब भी जो अमेरिकी मिसाइल है वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। और वो सॉलिड ग्रेनाइट से बना हुआ है जो ज़बरदस्त प्रेशर को झेल सकता है। नाज़रीन आगे वो लिखता है ईरान हैज़ बीन एबल टू डिग आउट द बॉम्ब्ड एंट्रेंसेस एंड रिटर्न द साइट्स टू फुल ऑपरेशन आवर्स आफ्टर अटैक। आवर्स जो इन्होंने बम किया था ना ईरान के मिसाइल सिटीज़ को, ईरान के बंकरों को, और उनके रास्ते बंद कर दिए थे। बेसिकली वो करते क्या है, आप मिसाइल मार के जो रास्ता है उस बंकर सिटी का वो बंद कर देते हैं। ईरान ने चंद घंटों में वो रास्ते वापस खोल लिए थे और वही ताकत ईरान के पास आ चुकी थी जो कि जंग से पहले की थी। सीएनएन इन्वेस्टिगेशन कहती है while 77% of visible tunnel entrances had been hit, activity at those sites resumed quickly। 77% जो दाखिली रास्ते थे इन सुरंगों के, उन पे हमला हुआ लेकिन एक्टिविटी जल्दी वापस आ गई चंद घंटों के अंदर अंदर। दोस्तों अब जरा असली मसला समझे यहाँ पे। शाहिद 136 ड्रोन इसकी कीमत है $20,000। PAC-3 इंटरसेप्टर इसकी कीमत है $4.2 मिलियन। रेशो क्या है? एक ड्रोन गिराने के लिए आपको 120 गुना ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। अल जजीरा के एक्सपर्ट है मोहम्मद सिनो, वो लिखते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने लॉन्च करो, जब तक क्रेडिबल थ्रेट है एक सक्सेसफुल ड्रोन सिक्योरिटी का हिसार है वो तोड़ने के लिए काफी है। दोस्तों सुफान सेंटर कहता है कि आर्म्ड ड्रोन्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली। मेनी ड्रोन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सिविलियन फैसिलिटीज। आपको पता है कि ईरानियों ने जो अपार्टमेंट लिए हुए हैं उन अपार्टमेंट्स के अंदर ड्रोन बन रहे होते हैं। इतना सा तो होता है, मेरी टेबल जितना ड्रोन होता है, बड़े आराम से एक अपार्टमेंट में बन जाता है। आगे वो लिखता है इसको डिफेंड करने के लिए आपको अपना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा खर्च करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर ये, अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो अमेरिका की पोजीशन क्या है? मैं बता चुका हूँ, अमेरिका अपने 850 टॉमाहॉक चला चुका हुआ है। 8 से 9 साल की प्रोडक्शन लगेगी। जसमीत का 82% स्टॉक खत्म हो चुका हुआ है। इंटरसेप्टर क्रिटिकल लेवल पर आ चुके हैं। रिप्लेनिशमेंट 3 से 4 साल लगेंगे। इसराइल की पोजीशन क्या है? डेविड स्लिंग 48 घंटों में 150 चला चुकी है, साल के सिर्फ 24 बनते हैं। स्टॉक लेवल C4 यानी क्रिटिकल पे आ चुका हुआ है। 72 से 96 घंटे से ज्यादा सैचुरेशन डिफेंस मुश्किल है। ईरान की पोजीशन समझिए, लॉन्चर्स 50 से 60% सलामत है, ड्रोन्स 40% सलामत है, अंडरग्राउंड सिटीज जो है वो एक्टिव है और उनकी रिपेयर्स घंटों में हो रही है। प्रोडक्शन क्या है? 3 से 3.3 मिसाइल्स प्लस 6.7 ड्रोन रोजाना। कॉस्ट एवरेज या कॉस्ट एडवांटेज क्या है? 120:1। ये इस वक्त पोजीशन है। तभी तो ईरान कह रहा है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, हमारी शर्तों पे करो, नहीं करने तो हम जंग के लिए तैयार हैं। दोस्तों वली नसर जॉन हॉपकिंस के एक्सपर्ट हैं ईरान के ऊपर, क्या कमाल बात करते हैं। वो कहते हैं डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद नहीं हुआ लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि होता क्या है, जानबूझकर इसको जो है वो या फिर गैर इरादी तौर पे ट्रंप ने डिप्लोमेसी को कमजोर कर दिया है और जंग के चांसेस बढ़ा दिए हैं। और अभी AFP ने जो ब्रेकिंग दी है वो ये कि ईरान ने अभी तक तय नहीं किया कि हम मुज़ाकरात में शामिल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों तो अब असली मंजर ये है कि जंग, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि जंग किसी वक्त शुरू हो सकती है। ईरान शुरू नहीं करना चाहता है। ईरान बार बार गेंद को फेंक रहा है अमेरिका के कोर्ट में, लेकिन लग रहा है कि अमेरिका, जो कि इसराइल के हाथों यरगमाल हो चुका हुआ है, अमेरिका चाहता है कि इसको एस्केलेशन की तरफ लेकर जाया जाए। इस पे आप लोग अपनी राय दीजिए क्योंकि आपके तज्जिए को मैं शामिल करता हूं हमेशा अपने व्लॉग्स के अंदर। अच्छा लगता है कि आप लोग अहले इल्म लोग हैं, आप लोग सिर्फ खाली कमेंट नहीं करते, आपके कमेंट्स पे तज्जिया होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप लाइव बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने फेसबुक पेज पे लाइव आता हूँ और वहाँ पे कॉल्स लेता हूँ, आपसे बात हो जाती है मेरी, तो फेसबुक पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।